अस्सलामुअलैकुम एवरीबॉडी। आज लेक्चरर हिस्ट्री के लिए 15 क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके हाज़िर हूँ और ये बहुत बेसिक सवाल हैं, लेकिन बहुत बार हम इन्हें गलत कर देते हैं। तो ये 15 क्वेश्चंस मैं आपके सामने लेकर हाज़िर हूँ। मिक्स्ड हैं ये, एंशिएंट, मिडीवल, मॉडर्न, लेकिन बहुत कंसेप्चुअल लेवल पे ये क्वेश्चंस हैं। तो 15 क्वेश्चंस हम डिस्कस करते हैं। आपका रिस्पांस पुरानी वीडियोस पे बहुत अच्छा था, तो आई थॉट कि लेट्स क्रिएट अनदर वीडियो। तो मैं इस सीरीज़ को कंटिन्यू करूँगा होपफुली। क्वेश्चन नंबर 1 है, द हड़प्पन कल्चर बिलोंग्स टू विच एज। यहाँ पे कॉपर एज, ब्रॉन्ज एज, आयरन एज, चैल्कोलिथिक एज। तो आयरन तो हो ही नहीं सकता। आयरन तो अर्बनाइजेशन जब हुआ तो तब आयरन आया, तो कॉपर भी नहीं है इसका आंसर। तो इसका आंसर है ब्रॉन्ज। तो ब्रॉन्ज जो मेटल था उसको बहुत बड़े लेवल पे, पैमाने पे इस्तेमाल किया गया था। तो इसका आंसर है ब्रॉन्ज। क्वेश्चन नंबर 2, इन द ऋग्वेदा, तो ये वैदिक पीरियड से क्वेश्चन है, द टर्म ग्रामा रेफर्स टू। 4 ऑप्शंस हैं, ग्रुप ऑफ विलेजेस, विलेज, ग्रुप ऑफ किन्सफोल्क, स्मॉल प्रिंसिपैलिटी। तो बेसिकली इसका आंसर जो होगा ये ग्रामा विलेज के लिए यूज़ होता था। और विलेज जो था वो एक बेसिक यूनिट था, मतलब सोशल और पॉलिटिकल यूनिट था। और इसको ग्रामीणी एक पोस्ट थी जो इसको हेड करता था। क्वेश्चन नंबर 3, द चीफ फॉर्म ऑफ प्रॉपर्टी। ये भी ऋग्वेदिक पीरियड पे क्वेश्चन है। तो द चीफ फॉर्म ऑफ प्रॉपर्टी इन ऋग्वेदा वाज, ऋग्वेदिक पीरियड में चीफ फॉर्म ऑफ प्रॉपर्टी जो था वो क्या था? क्या गोल्ड चीफ फॉर्म ऑफ प्रॉपर्टी था, कैटल, हाउस और लैंड? तो इसका आंसर है कैटल, क्योंकि पेस्टोलिस्ट इकोनॉमी थी जहाँ पे कैटल्स को यूज़ करके ही मतलब सारी इकोनॉमी कैटल्स के अराउंड घूमती थी। तो इसलिए पेस्टोलिज्म वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रिवेल करता था, इसलिए इसका आंसर कैटल होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द अर्लीस्ट स्क्रिप्ट ऑफ एंशिएंट इंडिया वाज। ये 4 ऑप्शंस हैं, बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है। ये 4 ऑप्शंस हैं, ज़रूरी इसलिए है क्योंकि यहाँ पे हमें फोकस करना पड़ता है। हम कभी कभी भूल जाते हैं बहुत नॉर्मल से पॉइंट्स। तो यहाँ पे इसका आंसर जो होगा वो है ब्रह्मी। और ख्रोष्टी जो थी ये भी स्क्रिप्ट यूज़ होती थी, लेकिन ये नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में यूज़ होती थी, लेकिन लिमिटेड लेवल पे होती थी। और इंडस स्क्रिप्ट जो है वो सबसे पुरानी स्क्रिप्ट है, लेकिन वो उसका यहाँ पे वो ऑप्शन नहीं है। और एट द सेम टाइम वो अभी तक उसको कोई भी पढ़ नहीं पाया है। तो इसका आंसर है ब्रह्मी स्क्रिप्ट। और जो ब्रह्मी स्क्रिप्ट है ये एंसेस्टर है, मतलब एंसेस्टर है जो बहुत सारी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस हैं इनकी एंसेस्टर है। यानी कि इसी ब्रह्मी स्क्रिप्ट से बहुत सारी इंडियन लैंग्वेजेस जो हैं वो आगे निकल के सामने आती हैं। तो ये ब्रह्मी स्क्रिप्ट आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following schools of Buddhism emerged during the 7th century AD? तो कीवर्ड्स पे ध्यान देना पड़ता है, जैसे ये 7th century AD है, फिर स्कूल्स ऑफ बुद्धिज़्म, लेकिन ये 7th century AD पे ही क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन जो है इट मीन्स के लेटर ऑन जाके बुद्धिज़्म का कोई स्कूल इमर्ज होके आया है। तो थेरावादा बुद्धिज़्म ये सबसे पुराना, ओल्डेस्ट, अभी तक भी सर्वाइविंग जो है उनमें से ओल्डेस्ट इसी को माना जाता है। हीनयाना भी नहीं है और महायाना भी नहीं है। ये जो है ये वज्रायना बुद्धिज़्म है, जिसमें तांत्रिक प्रैक्टिसेस होती हैं, जिसमें क्या होता है, रिचुअल्स किए जाते हैं और ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जो परफॉर्म की जाती हैं। और हीनयाना जो है ये 250 AD 250 BCE तक सामने आया था। और महायान बुद्धिज़्म जो है ये आया था 1st century CE से लेके
फर्स्ट सेंचुरी BCE से लेके फर्स्ट सेंचुरी CE तक। तो ये आपको याद रखना है। और ये 5th to 7th सेंचुरी ये वाला जो बुद्धिज़्म वज्रायना बुद्धिज़्म जो है ये सामने आया था। इसमें बहुत सारी रिचुअल्स और बहुत सारे मंत्रास और प्रैक्टिसेस वगैरह होती हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बुक पे क्वेश्चन है और ये है द मलिंडा पान्हो इज़ अ डायलॉग बिटवीन। तो ये एक टेक्स्ट है, बेसिकली एक टेक्स्ट है। ये एक डायलॉग है किस किस के दरमियान है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन हैं। टू बुद्धिस्ट किंग्स, किंग एंड मोंक, जैन मोंक एंड बुद्धिस्ट मोंक, हिंदू फिलोसोफर एंड अ बुद्धिस्ट मोंक। तो बेसिकली ये जो इसका आंसर बनेगा वो बी है, किंग एंड मोंक। नागसेना एक मोंक थे जो कि एक बुद्धिस्ट सेज थे, और इनके और किंग मनेंद्र MANDER। तो बेसिकली ये इनका नाम पाली में जो नाम था वो ये था। तो इसलिए ये एक डायलॉग था जिसमें इंटेलेक्चुअल लेवल की जो डिस्कशंस थी वो हुई थी। इसलिए ये टेक्स्ट जो है ये हमें मिलता है और ये बहुत ही ज़रूरी सवाल है, ये आपको पता होना चाहिए। नागसेना के बीच में और किंग मनेंद्र जो कि एक इंडो ग्रीक किंग था, उनके दरमियान ये आपस में एक डायलॉग हुआ था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एग्रेरियन टैक्स। तो बहुत सारी टैक्सेशन सिस्टम हर पीरियड में डिफरेंट होता था, लेकिन यहाँ पे हमें 4 ऑप्शंस मिलते हैं। तो कभी कभी हमें रूट वर्ड्स देखने पड़ते हैं, जैसे ये हाली वकारा, ये गुप्ता पीरियड में हल के ऊपर टैक्स लगता था। और एक बहुत यानी कि बड़े जो सबसे ज़्यादा टैक्सेशन गुप्ताज का जो रेवेन्यू जनरेट होता था वो यहाँ से होता था, क्योंकि एग्रीकल्चरल इकोनॉमी थी और अभी एग्रीकल्चर जो था वो फ्लरिश हो रहा था। उसके बाद जो भाग था ये मौर्यन पीरियड में 1/6 टैक्सेशन जो था वो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस पे लगाते थे। लेकिन अब जो जितनी मैंने कोशिश की ढूंढने की, इन दोनों में से एक जो है, मतलब इन दोनों में से ये दोनों जो है इनमें एग्रीकल्चरल मतलब टैक्सेशन इनमें से कोई भी नहीं है। तो ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि इसमें मिस्टेक हुई है। और ओके, तो ये इन दोनों में से एक है। आप फर्दर इसका आंसर मुझे दे सकते हैं। और ड्यूरिंग द 13 नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, ड्यूरिंग द 13th century द टर्म फवाजिल डिनोटेड। तो 4 ऑप्शन हैं, सरप्लस रेवेन्यू रेमिटेड टू द स्टेट, बी है हेडमैन ऑफ अ परगना, सी एक मिलिट्री रैंक, और डी क्राउन लैंड। तो बेसिकली क्या होता था, ये जो फवाजिल है ये टर्म यूज़ होती थी, ये जो सरप्लस रेवेन्यू जनरेट होता था, बेसिकली जो भी इक़्तादार्स ये रेवेन्यू कलेक्शन का काम करते थे। लेकिन कुछ जो इनकी अथॉरिटी के बाहर, मतलब सरप्लस, जब ये कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा लोगों से लेते थे, तो ये सारे का सारा जो रेवेन्यू था ये सेंट्रल ट्रेजरी में जाता था। तो ये फवाजिल इसी के लिए ये टर्म यूज़ होती, जो सरप्लस रेवेन्यू है, मतलब जो उनकी अथॉरिटी से बाहर वो करते थे, और जो लोग जब ज़्यादा प्रोड्यूस करते थे तो उनसे लेके ये डायरेक्टली सेंट्रल ट्रेजरी में जमा होता था। तो फवाजिल, ऐसे टर्म्स आपको याद रखनी चाहिए, की वर्ड्स हैं, बेसिकली ये पूरे कंसेप्ट्स हैं अपने आप में, तो आपको इन पे ध्यान देना चाहिए। फतवा जहांदारी ये एक टेक्स्ट था। क्वेश्चन ये है कि ये किसने लिखा था? मिनहाज सिराज, अमीर खुसरो, बरनी, हसन निज़ामी। तो फतवा जहांदारी, ये जहांदारी आप वर्ड पे ध्यान दीजिए, तो ये ज़ियाउद्दीन बरनी एक
14th सेंचुरी के हिस्टोरियन और पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे, थिंकर थे, पॉलिटिकल थिंकर थे बेसिकली। और इन्होंने ये टेक्स्ट लिखा था। इसमें था क्या, इसमें ये था कि जो एक मुस्लिम रूलर है, आइडियल मुस्लिम रूलर कैसा होना चाहिए और किस तरीके से वो बेसिकली गवर्नेंस में जस्टिस और एफिशिएंसी ला सकता है। और इसीलिए ये जो टेक्स्ट लिखा गया था, फतवा जहांदारी बाय ज़ियाउद्दीन बरनी। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, ये अल बेरूनी पे क्वेश्चन है कि अल बेरूनी ने क्या लिखा था। चाचनामा जो था ये नहीं लिखा था, आल्दो ये सिंध की अर्लीस्ट हिस्ट्री पे बहुत ज़रूरी सोर्स है, तो आप ये याद रख सकते हैं। तो इन्होंने लिखी थी किताबुल हिंद। तो ये महमूद गज़नी के पीरियड में इन्होंने विज़िट किया था और इंडिया के बहुत सारे जो रिवाज थे, रिचुअल्स थे, लाइफस्टाइल, पॉलिटिकल सेटअप, कास्ट सिस्टम, जियोग्राफी, बहुत इन डेप्थ काइंड ऑफ एथनोग्राफिक अकाउंट है। तो इसके ऊपर इन्होंने ये बुक किताबुल हिंद लिखी थी। बहुत बेसिक सवाल है ये। प्रिंसिपल गवर्नर्स ऑफ द विजयनगर एम्पायर 1336 में ये फाउंड हुआ था, वर नाउन एज। तो ये प्रिंसिपल गवर्नर्स जो थे इन्हें क्या कहते थे, तो इनको नायकाज कहते थे। लेकिन जब ये 1565 में बैटल ऑफ तालिकुटा, तो यहाँ पे विजयनगर एम्पायर ख़त्म हो जाता है। डेक्कन सल्तनत सारी विजयनगर एम्पायर पे अटैक करती हैं और उसके बाद विजयनगर एम्पायर ख़त्म हो जाता है। और ये जो नायकाज हैं उसके बाद ये इंडिपेंडेंट किंगडम जो हैं उन्हें ये कार्व्ड कर लेते हैं, बना लेते हैं। ओके, तो ये विजयनगर एम्पायर पे क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 12, चिल्ली एंड पोटैटो वर इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बाय पोर्चुगीज़, डच, इंग्लिश, फ्रेंच। तो किसने किया था चिलीज एंड पोटैटो, इंडिया में किसने इंट्रोड्यूस किए थे? तो पोर्चुगीज़ सबसे पहले आए थे गोवा में, इन्होंने चिली और पोटैटोज़ इनफैक्ट जो इंट्रोड्यूस किए थे। और जो पोटैटो था उसे थोड़ा सा लोगों ने मतलब शक की निगाह से देखा था। और जब भी कोई नई चीज़ इंट्रोड्यूस होती है तो लोग शक की निगाह से ज़रूर देखते हैं। और उसके बाद ये पोटैटोज़ इंडिया में इनफैक्ट बड़े लेवल पे लोगों ने इंटीग्रेट कर लिए। और ये जो पोटैटोज़ हैं ये बड़े लेवल पे पूरी दुनिया में उगाए जाते हैं हर किसी क्लाइमेटिक कंडीशन में। तो चिली एंड पोटैटोज़ इंट्रोड्यूस पोर्चुगीज़ ने किए थे। क्वेश्चन नंबर 13, गुलबदन बेगम ने कौन सी बुक लिखी थी? बादशाहनामा, हुमायूंनामा, अकबरनामा, शाहनामा। तो इसका आंसर है हुमायूंनामा। ये हुमायूं की सिस्टर थी और इन्होंने हुमायूं का एक डिटेल्ड अकाउंट लिखा है। तो ये हुमायूंनामा इन्होंने गुलबदन बेगम ने लिखा है। पित्राधूरा एक टर्म है, द टर्म पित्राधूरा रेफर्स टू, क्या ये वॉल पेंटिंग है, क्या ये इनले वर्क है, क्या ये इटालियन स्टाइल स्कल्पचर है, या ये स्पेशल डोम है? तो बेसिकली ये इनले वर्क है। इसमें क्या किया जाता है, छोटी छोटी टाइल्स और ऐसे स्टाइल से आर्किटेक्चर के अंदर इन्हें नस्ब किया जाता है, तो इसलिए इन्हें, इसका आंसर होगा इनले वर्क। तो आज का आखिरी सवाल सादा सवाल है, आसान क्वेश्चन है। द सो कॉल्ड ट्रायंगुलर ट्रेड, तो ये ट्रायंगुलर ट्रेड किस किस के दरमियान 18th सेंचुरी में होता था? तो यहाँ पे चाइना होता है, यहाँ पे इंडिया होता है और यहाँ पे इंग्लैंड। तो इनके बीच में होता है। बेसिकली यहाँ पे जो अमेरिका है, जब अमेरिका को ये लोग जाके कॉलोनाइज करते हैं तो वहाँ से ये ट्रेड स्टार्ट करते हैं। वहाँ से इनकी शिप्स जाती थी चाइना से टी लेके, फिर वो उसके बाद इंडिया जाते थे और इंडिया से वापस रॉ मटेरियल लेके यूएसए और इंग्लैंड जाते थे। तो पहले यूएसए जाते थे, वहाँ से इंग्लैंड, तो ऐसे ये ट्रेड चलता था। तो बाद में इसी के बेसिस पे अमेरिका में वार ऑफ इंडिपेंडेंस जो है वो लड़ा गया। तो ये इसका आंसर हो जाएगा
इंडिया, चाइना एंड इंग्लैंड। आई होप ये 15 सवाल आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे और आगे के जो लेवल ऑफ क्वेश्चंस है उनको मैं बढ़ाऊंगा और थोड़ी मुश्किल सवाल लेके आएंगे। आज 15 क्वेश्चंस आपने